अगर क्वेश्चन लिख लो। संबंधित है वियोजन की मात्रा हमको इसमें ज्ञात करना होगा। वियोजन की मात्रा अल्फा तो क्वेश्चन यदि जीरो दशमलव 01 यम 01 यम NH4OH विलयन, यहाँ पे देखना दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए नहीं बनेगा, याद रखे रहना। क्या लिखे? NH4OH की मोलर चालकता की मोलर चालकता 11.4 ओम पे -1 सेमी स्क्वायर तुल्यांक -1 है। तो मात्रा ज्ञात करो की मात्रा ज्ञात करो यदि अनंत तनुता पर NH4 के ऊपर प्लस तथा OH के ऊपर माइनस आयन की मोलर चालकताएं क्रमशः 73.2 तथा 198.1 ओम पे -1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया ना है। तो अब ध्यान से देखना, हमको निकालना है वियोजन की मात्रा अल्फा, ठीक है। तो वियोजन की मात्रा अल्फा का सूत्र हमने उस दिन क्या पढ़ा था? कैपिटल लैम्डा एम ऊपर सी और कैपिटल लैम्डा एम ऊपर इनफाइनाइट, मतलब सी सांद्रता पर मोलर चालकता अर्थात जो सांद्रता दी गई है सवाल में 0.01 m दिया गया ना, तो हमको उस सांद्रता से कोई मतलब नहीं है। अगर उस सांद्रता पर हमको चालक काम हो जाएगा, हमको कुछ और करना ही नहीं है। तो क्या उस सांद्रता पर NH4OH की चालकता दी गई है? पढ़ो ध्यान से सवाल को आगे। 0.01 m मोलर चालकता कितना? 11.4 ओम पे -1 सेंटी दिया गया है। मतलब जिस सांद्रता पर हमें वियोजन की मात्रा ज्ञात करनी है MC दे दिया गया है ना NH4OH के लिए। NH4OH के लिए पता है? नहीं पता है। वो कैसे ज्ञात होगा? कोलराउस के नियम से ही ज्ञात होगा। पीछे चर्चा में लिया था कि ग्राफ को जब पीछे बढ़ाते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य है। उपयोग में भी यही लिखवाया गया था कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में, क्योंकि अगर प्रबल होता तो पहले से 100% होता उसका। यहाँ पे देखते हैं कितना परसेंट है। अगर 100% हुआ तो इसका मतलब इस समय ये प्रबल की तरह व्यवहार कर रहा है, अर्थात उसकी अनंत तनुता आ चुकी है, समझ गए। लेकिन अगर पूर्ण वियोजन नहीं हुआ तो इसका मतलब अभी उसकी अनंत तनुता नहीं आई है। अनंत तनुता लाने के लिए उसकी तनुता को और कम करना पड़ेगा।
तो सबसे पहले तो इसमें शुरू करते हैं। दिया है 0.01 m, दिया है 0.01 m, हो गया। NH4OH विलयन, NH4OH विलयन की मोलर चालकता, हो गया। अब देखो 0.01 m मोलार अर्थात यहाँ सांद्रता बता दी गई। अभी इसी को अनंत तनुता बोल दिया होता तो ऊपर इनफाइनाइट लगाते हम लोग, लेकिन यहाँ पे सांद्रता बोली गई तो इसको लिखेंगे कैपिटल लैम्डा m, ऊपर c लिख दो, चाहे 0.01 लिख दो। क्या लिख दो? 0.0 m, या लिख सकते हो इसको कैपिटल लैम्डा m और ऊपर क्या c, क्योंकि c सांद्रता दे दी गई है ना यहाँ पे, तो जिस सांद्रता पे दी गई उस सांद्रता को ऊपर लिखना है हमें। वहां पे क्या था? अनंत तनुता पर था तो हमने अनंत ऊपर लिखा है। यहाँ पे 0.01 है इसका, तो क्या रखना होगा ऊपर? 0.01 रखना पड़ेगा। तो लिखो बराबर 11.4 ओम पे -1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल पे -1, मोल पे -1। ये तो मान रख लिया हमने उसका, हो गया ना। अब नीचे लिखेंगे, देखो नीचे ध्यान देना, तथा दिया है, क्या दिया है जी? अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर, हो गया, NH4 प्लस की मोलर चालकता क्या है जी? NH4 प्लस की मोलर चालकता कितनी है? इसको प्रदर्शित किससे करोगे? लैम्डा, नीचे NH4 प्लस और ऊपर क्या? इनफाइनाइट प्रदर्शित करना होगा इस बार। क्यों जी? क्योंकि किस तनुता पर दिया है? अनंत तनुता पर दिया है। बराबर इसका मान 73.2, आगे मात्रक लिख लेना तुम लोग। तथा अनंत तनुता पर ही दूसरे का भी दिया गया है, किसका? OH माइनस की मोलर चालकता, लैम्डा, नीचे OH माइनस और ऊपर इनफाइनाइट। बराबर कितना दिया है? 198.1। मात्रक इसका भी लिख लेना। तो देखो इन दोनों का अनंत तनुता पर पता है, लेकिन हमें मतलब किससे था? हमें तो अल्फा निकालने के लिए चाहिए था कैपिटल लैम्डा m ऊपर c, जो कि यहाँ पता है, ठीक है ना। जिस सांद्रता पर निकालना है वियोजन की मात्रा वो तो पता है, लेकिन नीचे क्या चाहिए? कैपिटल लैम्डा m इनफाइनाइट चाहिए। तो क्या कैपिटल लैम्डा m इनफाइनाइट पता है हमको? नहीं पता है। तो लिखेंगे अतः NH4OH के लिए किस नियम से जी? कोलराउस के नियम से। NH4OH के लिए कौन सा नियम लगाया जाए? कोलराउस का नियम। NH4OH में कौन कौन होता है जी? एक NH4 प्लस होता है और एक क्या होता है? OH माइनस। दो चीजें होती हैं, याद रखे रहना। तो इसका सूत्र क्या बनेगा? तुम बताओ, बहुत जल्दी पेन चला रहे हो। लैम्डा दो देंगे अभी। लैम्डा m पहले NH4OH इनफाइनाइट लिखेंगे तो यही पता चलेगा तब।
दिखाई दे रहा है। अब इसका सूत्र क्या बनेगा आगे, लैम्डा NH4 प्लस इनफाइनाइट और फिर प्लस लैम्डा OH माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि दोनों के सामने संख्या एक एक ही तो है, पूरा तो एक का ही का होगा। इसका सूत्र निकलवाए हैं पीछे NH4OH का। तो अब इसमें मान रख सकते हो तुम। देखो NH4OH का पूरा नहीं पता था, लेकिन इसके आयनों का तो पता था ना। तो सवाल हमको घुमाने के लिए दिया था इतना बड़ा, डायरेक्ट दे दिया होता तो इसका सूत्र लगा लेते, तब तो कहीं कोलराउस के नियम का प्रयोग ही नहीं होता। समझ गए? इसीलिए हमने क्या किया, आयन दिया यहाँ पे। अभी तो कोलराउस के नियम का प्रयोग हुआ, डायरेक्ट देता तब तो ये सूत्र लगाते। तो ये कौन कोलराउस का नियम थोड़ी ना है, ये तो एक फॉर्मूला था वियोजन की मात्रा का। इसमें कोलराउस के नियम का प्रयोग हुआ था। कैसे? पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की चालकता निकालते हैं, उस पर प्रयोग हुआ था। हो जाएगा? तो इसमें वैल्यू रखो, क्या क्या होगा, 73.2 प्लस 198.1 जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, 2 1 3, 8 3 11 को 1, फिर 1 9 7 16 17 को 7 हासिल 1 1 1 2। मात्रक लिख लोगे -1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल पे -1। अब देखो अनंत तनुता पर इसकी चालकता पता चल गई है, ऐसे लिख लेना, कोलराउस के नियम से इसकी चालकता NH4OH की मोलर चालकता, कौन सी चालकता जी, मोलर चालकता लैम्डा m NH4OH बराबर, कोलराउस के नियम से हमने इस सूत्र को बनाया, फिर उसका मान निकाल दिया ना। अब हम निकाल सकते हैं अपना जो हमको निकालना है, इनकी मात्रा निकालनी है ना हमको। तो अब देखो यहाँ पे निकाल देते हैं। इसलिए 0.01 m पर किसकी मात्रा जी, वियोजन की मात्रा हो गया के बराबर, ये बोले हैं अल्फा, अल्फा बराबर कैपिटल लैम्डा m ऊपर c और नीचे कैपिटल लैम्डा m इनफाइनाइट। तो कैपिटल लैम्डा MC का मान कितना पता था, 11.4 और इसका आया 271.3। दशमलव हटाने के लिए 10 10 का गुणा करा दो, क्या हो जाएगा 11 चाहिए 114 और बट्टे 271, आगे 3 मतलब 2713। तो अल्फा बराबर क्या आएगा, भाग देने पे तुम्हारा 4.2 मतलब 0.042 आएगा, 0.042। ये अल्फा की वैल्यू है। अगर इसको प्रतिशत में बदलना चाहते हो तो इसमें ऊपर नीचे कितने का गुणा करा दो, 100 का कराओगे। तो क्या करोगे, 0 ये 2 अंक आगे चला जाएगा ना, 4.2 बट्टे कितना होगा 100 बट्टे 100 को हम प्रतिशत भी तो लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा 4.2%। मतलब इतना पतला है, 0.01 m है ये, फिर भी अभी इसके वियोजन की मात्रा 4.1% है। समझने वाली बात। तो 100% बढ़ाने के लिए भी इसको बहुत पतला करना पड़ेगा, करना होगा। इसका मतलब ये दुर्बल विद्युत अपघट्य है। हो जाएगा। अब यहीं से अगर तुमको वियोजन स्थिरांक ज्ञात करना होता तो ये बराबर C अल्फा स्क्वायर, समझ गए। C तुमको अल्फा की वैल्यू वही रख दो 4.2, या ये डेसिमल वाला रखो 0.0, तो ये रखना है, C का मान निकल गया। तो यहाँ जरूरी नहीं है, जरूरी तो हमारे लिए जब अम्ल क्षार लवण पढ़ते तो वहां तो नोट कर लो। ऐसे ये भी सवाल पूछा नहीं जाएगा, बस केवल जो बताए थे उसमें कल बताए थे जो वही पूछा गया है। ये भी ज्यादा पूछा नहीं जाएगा, ज्यादा क्या कभी पूछा ही नहीं गया। चलो अब लिखो, ये गद्य पाला खंड समाप्त हो गया।
इसका दूसरा खंड शुरू होगा, जिससे हमको सेल के बारे में पूरा पढ़ना है। तो सेल का पूरा नियम हटा दिया, मतलब सारे सेल हटा दिए गए हैं। जो सेल से तुमको 2 से 3 नंबर मिल सकते थे वो सेल हटा दिया है। सीसा संचायक सेल और शुष्क सेल काफी इंपॉर्टेंट था, उसके रिएक्शंस हर साल पूछे जाते थे 2 नंबर से 3 नंबर में, हटा दिया उसको। अब हमको केवल ये प्रकार इनका पढ़ना है बस। सेल कितने प्रकार का होता है, सेल बनता कैसे है, उसके बाद फिर हम इधर पढ़ेंगे नर्स समीकरण, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे नर्स समीकरण के बाद से विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, तो सेल के जो 5 प्रकार थे, कौन कौन सा था यहाँ पे, विद्युत अपघटनी सेल था, विद्युत रासायनिक सेल था, जिसके उदाहरण में तुम्हारा आ रहा था शुष्क सेल, गैल्वेनिक सेल, सीसा संचायक सेल, ईंधन सेल। इनको हटा दिया है और फिर संक्षारण हटा दिया। तो इतनी चीजें तुमको नहीं पढ़नी है। हम लोग शुरू करते हैं अब। नहीं, अब लिखो आगे। विद्युत अपघट्य हम लोग सबसे शुरू में ही पढ़ चुके हैं ना। चलो, और विद्युत सुचालक और विद्युत कुचालक जानते हो? विद्युत का सुचालक और विद्युत का कुचालक क्या होगा? जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत का सुचालक, और जिसमें नहीं होता है उसे कुचालक। तो वही चीज यहाँ हमको विद्युत अपघट्यों के लिए पढ़नी, अर्थात विलयन के लिए पढ़नी है। ऐसा विलयन जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, विद्युत के क्या कहलाएंगे? सुचालक कहलाएंगे। जिनमें नहीं हो सकता है, विद्युत के कुचालक कहलाएंगे। और एक चीज हमने देखा था, जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है उन्हें हम विद्युत अपघट्य भी कहते हैं। विद्युत अपघट्य की परिभाषा क्या पढ़े थे हम लोग? ऐसे पदार्थ जो गलित अवस्था अथवा जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं, तो उन्हीं के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। विद्युत अपघट्य हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, सुचालक कुचालक जानते ही हो। अब हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रोड अथवा अर्ध सेल। इलेक्ट्रोड अथवा अर्ध सेल हो गया। इलेक्ट्रोड अथवा अर्ध सेल। अब देखो, तुम लोग साधारण भाषा में शब्द प्रयोग करते हो सेल, करते हो ना। ये अर्ध सेल है, अर्थात उसका आधा। जो सेल दुकान से खरीद के ले जाते हो उसको बीच से काट दो, वही अर्ध सेल हो जाएगा। हो जाएगा। बैटरी ले गए हो घर पे, जो तुम्हारी बैटरी लगी, आज जाके उसको आरी से बीच में काट देना, उसको अर्ध सेल बना लेना, बन जाएगा। किसी भी सेल का निर्माण 2 चीजों से होता है। किससे किससे? एक एनोड और एक कैथोड। हो गया ना। इसको अलग अलग कर दें, मतलब हम भी काट दिए, तो जो एक एक तो बचा ना, ये दोनों क्या हैं? अर्ध सेल हैं। याद रखते रहना। कहने का मतलब, यदि केवल एनोड को लिया जाए या केवल कैथोड को लिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? अर्ध सेल कहते हैं। अब तनिक बता दो हमको, जब बैटरी से जोड़े थे तो ये एनोड था और ये क्या था? कैथोड था। हमने इनको अलग अलग कर दिया। हो गया ना। तो अब बताओ ये किसकी तरह व्यवहार करेंगे? एनोड की तरह कि कैथोड की तरह? इसमें कौन एनोड होगा, कौन कैथोड होगा? कौन एनोड होगा, कौन कैथोड होगा? अरे इधर वाला एनोड था तो ये एनोड होगा, इधर वाला कैथोड था तो ये कैथोड होगा। ऐसा संभव होगा? नहीं होगा, याद रखे रहना।
जब इनको अकेले रखा जाए तो न तो इन्हें एनोड कह सकते हैं न इन्हें कैथोड कह सकते हैं। अर्थात एनोड और कैथोड एक सापेक्षिक स्थिति है, निरपेक्ष स्थिति नहीं है। सापेक्षिक स्थिति का मतलब जब दूसरा रहेगा तभी हम पहले को एनोड या कैथोड कह सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? याद रखते रहो इसको। तो क्या हुआ यहाँ पे, जब ये बैटरी से जुड़े हुए हैं तभी ये एनोड कहलाएगा और ये कैथोड कहलाएगा। आया कि नहीं समझ में आया? जब हमने बैटरी से जोड़ दिया, फिक्स किया कि हमने इसको बैटरी के एनोड से जोड़ा था, तो ये क्या कहलाया? एनोड। हमने इसको बैटरी के कैथोड से जोड़ा था तो ये क्या कहलाया? कैथोड। हो गया ना? अभी बैटरी हटा दे तो पता चलेगा कौन एनोड है कौन कैथोड है। अभी वही बैटरी घुमा के जोड़ दे तब तो कैथोड इधर चला, ये एनोड इधर चला या कैथोड इधर चला आया। आगे कि नहीं चलाया? तो किसी की अकेली स्थिति को हम एनोड या कैथोड नहीं कह सकते हैं। जब ये सेल में जाएंगे अर्थात सापेक्षिक स्थिति में जाएंगे तभी क्या क्या बनेगा? एनोड और कैथोड। तो अगर हम किसी इलेक्ट्रोड को, अब इसको एनोड कैथोड नहीं बोलते हैं कि अगर एनोड को अलग रख दिया जाए कैथोड को अलग रख दिया जाए, ठीक है? अब इनको हम इलेक्ट्रोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड। जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के एनोड से जोड़ते हैं वो एनोड बन जाता है और जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के कैथोड से जोड़ते हैं वो क्या बन जाता है? कैथोड बन जाता है। हो जाएगा ना? ये चीज को याद रखना इस तरह से। चलो लिखो। इसमें लिखेंगे हम लोग, पहले हेडिंग क्या लिखे? इलेक्ट्रोड अथवा अर्ध सेल। तो अब इलेक्ट्रोड में एक ही क्षण की चर्चा की जाएगी ना, एक ही क्षण की। तो हम कह सकते हैं कि एक क्षण को किसी विलयन में डुबाने पर, यहाँ पे विलयन रहेगा ना बीच में, किसी विलयन में डुबाने पर जो युक्ति प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। सामान्य रूप से हम लोग इन क्षणों को धातु का बनाते हैं, अधातु का भी बनता है, लेकिन सामान्य रूप से ये छड़ें किसकी बनती हैं? धातु की बनती हैं। और जो विलयन होता है उसी के धातु आयन का विलयन होता है। जैसे अगर हमने क्षण कॉपर का प्रयोग किया तो विलयन CuSO4 का रहेगा। क्षण हमने जिंक का प्रयोग किया तो विलयन ZnSO4 का रहेगा। वैसे होने को तो कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, लेकिन साधारण रूप से जो हम परिभाषा बनाते हैं वो धातु और उसके धातु आयन वाले विलयन के लिए बनाते हैं। तो हम इसकी परिभाषा बताएंगे इलेक्ट्रोड की। लिखो। इलेक्ट्रोड अथवा अर्धसेल दोनों एक ही है। अब लिखो इसमें, किसी धातु की क्षण को, किसी धातु की क्षण को उसके आयन वाले, किसी धातु की क्षण को उसके आयन वाले, उसके आयन वाले विद्युत अपघट्य के विलयन में डुबाने पर, उसके आयन वाले विद्युत अपघट्य के विलयन में डुबाने पर उसके आयन वाले विद्युत अपघट्य के विलयन में डुबाने पर, हो गया ना, प्राप्त युक्ति को, प्राप्त युक्ति को इलेक्ट्रोड अथवा अर्धसेल कहते हैं। प्राप्त युक्ति को इलेक्ट्रोड अथवा अर्धसेल कहते हैं। हो गया ना? जैसे जैसे कॉपर की क्षण को, कॉपर की क्षण को, जैसे कॉपर की क्षण को, हो गया ना,
CuSO4 के विलयन में डुबाने पर, कॉपर की छड़ को CuSO4 के विलयन में डुबाने पर हो गया, कॉपर इलेक्ट्रोड प्राप्त होता है। कॉपर इलेक्ट्रोड प्राप्त होता है। हो गया, ये देख सकते हो एक छड़ है जो कॉपर की बनी हुई है, इसको हमने CuSO4 के विलयन में डुबा दिया तो ये कॉपर का क्या बन गया, इलेक्ट्रोड बन गया। नोट कर लो। हो गया, इसको छाप लो, बाकी चीजें होंगी अब कल।